हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका। आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम रहने वाला है टेंस, जिसको आप टाइम एंड टेंस भी बोलते हैं। कितने प्रकार के टेंस होते हैं, किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ से कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर रहे हैं। पहले आप देखिए कि क्या ये सब एग्जाम्पल्स या इनमें क्या एरर है, ये आप पता कर सकते हो क्या। पहला सेंटेंस जो आपको दिखाई दे रहा है, इस सेंटेंस का आंसर होगा ऑप्शन ए का मतलब ABC। तीनों भागों में गलती है। तीनों भागों में क्या गलती है, इसके बारे में अपन जानेंगे। दूसरे सेंटेंस की बात करता हूं तो इसके सेंटेंस पार्ट बी में एरर रहेगा। थर्ड सेंटेंस जो आपको दिखाई दे रहा है, इस सेंटेंस का जवाब हो जाएगा नो एरर। फोर्थ सेंटेंस जो आपको दिखाई दे रहा है, इस सेंटेंस के अंदर जो एरर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बात करें, इससे ऊपर वाले सेंटेंस के बारे में बात करते हैं तो इस सेंटेंस का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फॉर कैट। इफ वी बॉयल वाटर वाले सेंटेंस के बारे में बात करते हैं तो इसका जो आंसर होगा, मतलब जो एरर वाला भाग होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका गलत जवाब है, मतलब ऑप्शन बी पार्ट में एरर रहेगा इसके। स्मोकिंग वाले सेंटेंस के जो है वो सी पार्ट में एरर रहेगा, और इसके बाद वाले सेंटेंस के भी सी पार्ट में एरर रहेगा। यहां से अगर हम पहले सेंटेंस के बारे में बात करते हैं तो इसके फर्स्ट पार्ट में एरर रहेगा। और वाटर विल टर्न इनटू आइस वाले सेंटेंस के बारे में बात करें तो इसके अंदर जो है, इसमें भी बी पार्ट में एरर रहने वाला है। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको रैंडम बताए, इनमें क्या एरर है ये सब नहीं बताया है। ये तो अभी अपन पढ़ेंगे और फिर इनके बारे में जानेंगे। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा जल्दी इसलिए बताकर आया हूं कि क्या आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता है। क्या आपको पता है इसके जो ये वाला जो सेंटेंस है, इसके फर्स्ट पार्ट में एरर है और क्या एरर है। दूसरे वाले सेंटेंस के बी पार्ट में एरर है। अगर मैं इसमें इस पहले वाले सेंटेंस के बारे में बात करता हूं तो इसके सी पार्ट में एरर है। इस वाले सेंटेंस के भी सी पार्ट में एरर है। क्या आप जानते हैं इसको? इसके बी पार्ट में एरर है। स्मोकिंग वाले सेंटेंस के सी पार्ट में एरर है। इसके भी सी पार्ट में एरर रहने वाला है। पहले वाला जो सेंटेंस है, इसके तीनों भागों में एरर है, मतलब ABC आपका आंसर होगा। दूसरे सेंटेंस के बी पार्ट में एरर है, दूसरे वाले भाग में गलती है। प्लेयर्स वाले सेंटेंस में जवाब नो एरर है, और इस वाले सेंटेंस में जो है वो ए पार्ट में एरर है। ये एक से ज़्यादा बातें हैं जिनके बारे में हमने जाना है। मैं आपसे पूछना सिर्फ ये चाह रहा था कि क्या आपको इन सेंटेंसेस में क्या एरर है, इनके बारे में पता है क्या। और अगर नहीं पता है तो फिर आप हमारे साथ यहाँ पर आ जाइए पूरी कहानी को जानने के लिए। हम लोग यहाँ से एक टॉपिक जिसको शुरू कर रहे हैं, और इस टॉपिक का नाम रहेगा आपके पास में टाइम एंड टेंस। इस पूरे टॉपिक का नाम जो होता है वो बोलो क्या होता है? टाइम एंड टेंस होता है। बिल्कुल बेसिक्स जीरो लेवल से हम शुरू करने वाले हैं। एग्जाम के अटमोस्ट लेवल तक हम पहुंचेंगे जहां पर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले चलते हैं अपन टाइम एंड टेंस के बारे में बात करें। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको बता दूं कि टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक आपके पास में प्रेजेंट होता है, दूसरा पास्ट होता है, तीसरा फ्यूचर होता है। कुछ लोगों का मानना है कि टेंस जो होते हैं वो 3 नहीं 2 प्रकार के होते हैं। वो लोग फ्यूचर को टेंस नहीं मानते। हम लोग जब फ्यूचर पे चलेंगे तो आपको वजह बताएंगे कि लोग फ्यूचर को टेंस क्यों नहीं मानते हैं, और क्या फ्यूचर टेंस होता है या नहीं होता है। लेकिन ये बातें तो तब करना उचित रहेगा जब हम फ्यूचर पढ़ेंगे। फिलहाल आपको बता दूं टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं। सब टेंस या फॉर्म बोल सकते हो। कौन कौन से 4 भेद होते हैं आपके पास में? एक सिंपल होता है आपके पास में, एक कंटिन्यूस होता है आपके पास में, एक परफेक्ट होता है आपके पास में, और एक आपके पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। ये 4 भेद होते हैं, जिनको आप 4 फॉर्म भी कह सकते हो सेंटेंस के। 4 भेद होते हैं या 4 सब टेंस होते हैं। 3 प्रकार के टेंस, और प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हम लोग सबसे पहले टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, और ये जो सबसे पहला टेंस हमारा रहने वाला है ये है आपके पास में प्रेजेंट इंडेफिनिट।
जिसको आप सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हो। इस टेंस का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको आप सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हो। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट का डेफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, इसके बारे में अपन पहले बात करेंगे, और फिर यहां से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग यहां से इसकी डेफिनेशन या परिभाषा के बारे में बात करें तो आपको बता दें, जितने भी फिक्स्ड प्लान्स होते हैं, निर्धारित जो प्लान्स होते हैं, उनको बताओ कौन से टेंस में लिखते हैं, प्रेजेंट में लिखते हैं। जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, सार्वभौमिक सत्य जिनको आप बोलते हैं, ये भी बताओ कौन से टेंस में होते हैं। सार्वभौमिक सत्य, ये बताओ कौन से टेंस में होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। सार्वभौमिक सत्य किसको कहते हैं, जैसे सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है, सूर्यास्त पश्चिम दिशा में होता है, तारे रात में चमकते हैं, और 2 और 2 4 होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके पास में, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इनको हम हमेशा प्रेजेंट में लिखते हैं। इसके अलावा लोकोक्ति, कहावत और मुहावरे, इडियम्स और प्रोवर्ब्स जो होते हैं, ये भी बताओ कौन से टेंस में लिखे जाते हैं भाई, प्रेजेंट में लिखे जाते हैं। लोकोक्ति और मुहावरों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं। इसके अलावा प्रेजेंट हैबिट या प्रेजेंट एक्टिविटी जो होता है, वो भी बोलो कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। इसके अलावा यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं, सॉरी, इसके अलावा हम लोग जो है वो हेडिंग्स ऑफ न्यूज़पेपर जिसको बोलते हैं, न्यूज़पेपर की जो हेडिंग्स होती हैं, वो भी कौन से टेंस में लिखी जाती हैं बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती हैं। ये आपके पास में प्रेजेंट इंडेफिनिट का डेफिनेशन है। एक छोटी सी बात अगर मैं आपको बताता हूं कि जो काम परमानेंटली या स्थायी रूप से किया जाता है, हमेशा किया जाता है, जैसे आप बोलते हो कि वह हर रोज जो है ना सुबह जल्दी उठता है और 2 माइल वॉक पे जाता है। जो काम आपका स्थायी है, हर रोज करते हो, उसको बताओ अपन कौन से टेंस में लिखते हैं भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। पर याद रखना, जो काम आप अस्थायी रूप से कर रहे हो, अस्थायी रूप से कर रहे हो, टेम्परेरीली कर रहे हो, तो याद रखना इसको जो होता है वो हम कौन से टेंस में लिखते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखते हैं। स्थायी और अस्थायी का क्या मतलब है, जैसे मैं बोल देता हूं कि आजकल फिजिक्स का टीचर जो है वो छुट्टी पे चल रहा है, उसकी जगह पे मिस्टर राम क्लास ले रहे हैं, तो ये काम बोलो हमेशा करता है राम या फिर अभी कर रहा है, अस्थायी रूप से कर रहा है क्योंकि टीचर छुट्टी पे है। और अस्थायी रूप से कोई काम होता है तो उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं लिखते हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखते हो। और जो काम आप स्थायी रूप से करते हो, हर रोज करते हो, वो काम बोलो क्या हो, कौन से टेंस में लिखा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। ये आपको याद रखना है। जितनी भी घटनाएं फिक्स हैं उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ सारी वो घटनाएं होती हैं जो फिक्स और निर्धारित होती है, इसलिए इनको प्रेजेंट में लिखा जाता है। प्रेजेंट एक ऐसा टेंस है जो पास्ट की घटनाओं को भी बता सकता है और फ्यूचर की घटनाओं को भी बता सकता है, अगर घटनाएं फिक्स या निर्धारित हैं तो। लोकोक्ति, कहावत, मुहावरे जो होते हैं वो भी फिक्स घटनाएं होती हैं। आप लोगों ने सुना होगा ऊंट के मुंह में जीरा, होने को तो ये गधे या घोड़े के मुंह में जीरा भी हो सकता था, लेकिन आपने और हमने हमेशा ऊंट के मुंह में जीरा ही सुना है। फिक्स है, निर्धारित है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, होने को ये आम को देखकर आम रंग बदलता है, ऐसा भी तो हो सकता था, लेकिन हमने हमेशा खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है ऐसा ही सुना या पढ़ा है। तो ये जो लोकोक्ति, कहावत, मुहावरे होते हैं ये भी फिक्स होते हैं, निर्धारित होते हैं, इसलिए इनको भी किस में लिखा जाता है, प्रेजेंट में। ये तो प्रेजेंट हैबिट है, वर्तमानी आदत है। हेडिंग्स ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर की हेडिंग जो होती है, याद रखना, जब किसी घटना या कोई कहानी है उसका नरेशन सुनाते हैं, व्याख्यान सुनाते हैं, घटना तो पहले कभी हो चुकी है लेकिन उसको नरेट कर रहे हैं, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। यही कारण है कि न्यूज़पेपर का जो हेडिंग होता है उसको भी अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख सकते हैं। स्थायी रूप से कोई काम होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और अस्थायी रूप से कर रहे हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अब चलते हैं अपन आगे।
4 प्रकार के सेंटेंस आपके पास में होते हैं। एक होता है सिंपल प्रकार के वाक्य, एक होता है नेगेटिव, एक होता है इंटेरोगेटिव और एक होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। एक एक करके सबके बारे में बात कर रहे हैं अपन। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास में सब्जेक्ट एक वचन है, एक वचन का मतलब सिंगुलर है, और वाक्य सिंपल है, तो आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का प्रयोग करेंगे। और अगर आपके सब्जेक्ट बहुवचन है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में आप लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे अगर दे रखा है तो। आप यहां पे ऑब्जेक्ट लिखो ही मत ना, ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि प्रत्येक सेंटेंस के बाद में ऑब्जेक्ट आए ऐसा जरूरी नहीं है। यहां पर एडवर्ब आ सकता है या कोई दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच आ सकता है, इसलिए आप यहां पर एक नाम दे दो, रेस्ट ऑल। रेस्ट ऑल का मतलब होता है शेष भाग, जिसमें ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। हम टेंस पढ़ रहे हो, टेंस का मतलब सिर्फ वर्ब से होता है, ये ध्यान देना। टेंस इज नथिंग बट वर्ब्स या फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। तो हमें वर्ब्स देखना है, कब कौन सा वर्ब लगाना है। पूरी इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस को जब आप बनाते हो तो सब्जेक्ट के साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब और फिर मेन वर्ब लिखना होता है। लेकिन याद रखना, पूरी इंग्लिश में सिर्फ 2 ही प्रकार के ऐसे सेंटेंस हैं जिनको बनाने के दौरान हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिसमें से पहला आपके पास में प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल है। देखो इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं देगा। और एक पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल होता है, उसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ सिंपल होते हैं। अगर आप इसके भी नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज आ जाएगा। और अगर आपका सब्जेक्ट बहुवचन है, प्लूरल है, तो वर्ब के रूप में डू आ जाएगा। नेगेटिव है इसलिए नोट आ जाएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। और जो कुछ बच गया उसको इंग्लिश में नाम क्या दे देते हैं, रेस्ट ऑल। ध्यान देना, ये जो नोट नाम का शब्द जो होता है ये एडवर्ब होता है, इसलिए हमेशा मेन वर्ब से पहले यूज होता है। अगर आप कहेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में यूज होता है तो ये अपने आप में सही जवाब नहीं है। यहां तो ठीक लग रहा है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में बोल दो या मेन वर्ब से पहले बोल दो, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। सही जवाब इसका है कि नोट हमेशा जो है वो एडवर्ब होता है, मेन वर्ब से पहले यूज होता है। देखने में तो ये डू और डज 2 वर्ब दिखाई दे रही है, लेकिन याद रखना डू के साथ ईएस लगने से ही डज बनता है। जो पहले एस और ईएस लगाते थे मेन वर्ब के साथ, वो हेल्पिंग वर्ब के साथ लगकर डू से डज बन गया। डू डज आ गया तो फर्स्ट फॉर्म आएगा। सिंपल वाक्यों में आपको हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है। इंटेरोगेटिव, पर्सनवाचक वाक्यों के बारे में अगर हम बात करें तो याद रखना पर्सनवाचक वाक्य 2 प्रकार से बनाए जाते हैं। पहला तरीका होता है आपके पास हेल्पिंग वर्ब से शुरू करके, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करके। तो हमारे पास अब हेल्पिंग वर्ब बोलो कौन सी है, डू और डच। उसके बाद में सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और जो बच गया उसको इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, रेस्ट ऑल। लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह, जो कि इंटेरोगेटिव है सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव बनाने का दूसरा तरीका होता है WH वर्ड। WH वर्ड कौन से होते हैं, वॉट हो गया, वेयर हो गया, वाई हो गया, ये सब WH वर्ड होते हैं। WH वर्ड हो गया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हो गया डू और डच, फिर आपके पास में सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और जो कुछ बच गया उसको इंग्लिश में क्या नाम दे देते हैं, रेस्ट ऑल नाम दे देते हैं। याद रखना जिस सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से की जाती है उसका जवाब हमेशा यस या फिर नो में दिया जाता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, आप जवाब में या तो हाँ बोलेंगे या फिर ना बोलेंगे। आपने बोला, मैंने बोला समझ में आ रहा है, आप बोलते हैं हाँ समझ में आ रहा है। यस नाम का शब्द एडवर्ब होता है। तो फिर इस सेंटेंस को अगर मुझे इंग्लिश में बनाना होगा तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना पड़ेगा। और ऐसा कोई भी सवाल जिसका जवाब आप हाँ में या ना में नहीं दे सकते उसको WH वर्ड से शुरू करते हैं। ये दोनों में अंतर है। एक आपके पास होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। पर्सनवाचक और पर्सनवाचक नकारात्मक में अंतर सिर्फ इतना सा होता है कि इसमें जो है नोट का प्रयोग और हो जाता है, बाकी दोनों का स्ट्रक्चर जो होता है वो हमेशा सेम ही रहता है।
लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। अभी ऊपर मैंने आपसे कहा था कि नोट नाम का शब्द मेन वर्ब से पहले यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में यूज नहीं होता है। देखो यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, नोट नाम का शब्द आपको मेन वर्ब से पहले दिखाई दे रहा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद दिखाई नहीं दे रहा है। तो हालांकि इंटरोगेटिव नेगेटिव भी दो तरीके से बन सकते हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब से शुरू करके बने, सिर्फ नोट और लग जाएगा, बाकी दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो सेम ही रहने वाला है। ये बेसिक बातें हैं आपके पास। अब चलते हैं अपन इससे आगे। वैसे तो आप समझदार दिखते हो, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता है कि कौन से सब्जेक्ट एक वचन है और कौन से बहुवचन है, तो मैं आपको यहां बता देता हूं। आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, किसी का नाम कोई भी एक, ये सारे एक वचन सब्जेक्ट। अगर मैं यहीं से बहुवचन के बारे में बात करता हूं, तो ये आपके पास में वी, यू, दे, या फिर एक से अधिक, मोर देन वन, ये सारे बहुवचन होते हैं। आपके पास एक आई नाम का सब्जेक्ट होता है जो दोनों काम करता है, आई सिंगुलर भी होता है और आई प्लूरल भी होता है। आई पास्ट में सिंगुलर होता है और आई प्रेजेंट में प्लूरल होता है, ध्यान देना, आई प्रेजेंट में प्लूरल होता है। तो अगर आपको सब्जेक्ट का नहीं पता है कि कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर हैं कौन से प्लूरल हैं, तो वो मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं। अब इस प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ने के लिए आपको कुछ चीजों के बारे में जानकारी होना जरूरी है, जो मैं आपको पहले बता रहा हूं। पहली चीज जो आपको ध्यान रखना है कि मैंने यहां पे कुछ वर्ड लिखे हैं, देखो, ऑलवेज हो गया, ऑफन या ऑफ्टन हो गया, डेली हो गया, सेल्डम हो गया, यूजुअली हो गया, ओके, रेगुलरली हो गया, एवरी टाइम हो गया, एवरी मंथ हो गया, एवरी डे हो गया, एवरी ईयर हो गया। ये शब्द अगर किसी भी सेंटेंस में यूज हो जाते हैं तो दिया गया वाक्य बोलो कौन से टेंस में यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होगा। ये सारे के सारे शब्द जो होते हैं वो इंग्लिश में एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इनको, पहली चीज। दूसरी चीज याद रखोगे आप लोग कि अगर सेंटेंस में आपको एंड देखने को मिल जाता है और एंड के बाद अगर मेन वर्ब आ जाए, तो यहां पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगा। ये डिसाइड करने का काम एंड के पहले दिया गया फॉर्म ऑफ द वर्ब करता है। मतलब एंड के पहले आने वाला वर्ब और एंड के बाद में आने वाला वर्ब, दोनों का फॉर्म बोलो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब एंड के पहले अगर फर्स्ट फॉर्म है तो एंड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आएगा, एंड के पहले सेकंड फॉर्म है तो एंड के बाद भी सेकंड फॉर्म, एंड के पहले थर्ड फॉर्म है तो एंड के बाद भी थर्ड फॉर्म, एंड के पहले अगर आईएनजी फॉर्म है तो एंड के बाद भी आईएनजी फॉर्म ही आएगा। ये आपको याद रखना है। एंड के बाद में अगर मेन वर्ब आ जाए तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, डिसाइड एंड के पहले वाला वर्ब करता है। ये दूसरी बात है जो आपको याद रखना है। कुछ बातें अपन और कर लेते हैं इससे संबंधित। देखिए मैं यहां पे कुछ वर्ड लिख रहा हूं, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा है प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस नाम का शब्द नाउन होता है, इसका मतलब जो होता है वो अभ्यास होता है। एक आपके पास में वर्ब भी होता है प्रैक्टिस, ये वाला स्पेलिंग देखो दोनों का काफी मिलता जुलता दिखाई दे रहा है पर अलग अलग है। इसका मतलब होता है अभ्यास करना। अभी आपको ये भी बताएंगे कि वर्ब कहाँ पे लगाना है और नाउन कहाँ पे लगाना है, और गलती कैसे करवाता है एग्जामिनर यहां से। जैसे हमने एक वर्ड लिख दिया एडवाइस, ये नाउन होता है, इसका मतलब सलाह होता है। एक होता है आपके पास एडवाइस, ये वर्ब होता है, इसका मतलब सलाह देना होता है। इसी तरीके से हमारे पास एक वर्ड होता है कंप्लेन, नाउन होता है, इसका मतलब शिकायत होता है। एक आपके पास में कंप्लेन वर्ब होता है, इसका मतलब शिकायत करना होता है।
शिकायत करना। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि वो जो कई जगह आप लोगों ने कंप्लेन या कंप्लेंट बॉक्स देखा होता है, तो कि वो बताओ क्या होता है, कंप्लेन बॉक्स होता है या कंप्लेंट बॉक्स होता है? तो हम फिर ये सोचने की कोशिश करते हैं कि हमने लिखा हुआ क्या देखा है। आपको बता दें वो कंप्लेंट बॉक्स होता है, नाउन होता है। दोनों शब्द मिलकर कंपाउंड नाउन बने होते हैं, इसलिए कंप्लेंट बॉक्स बोलते हैं उसको, कंप्लेन बॉक्स नहीं होता है। दोनों में अंतर आप देख लो, ये नाउन होता है, ये वाला स्पेलिंग वर्ब का होता है। जैसे मैंने यहां पे एक वर्ड लिख दिया एनवेलप, ये वाला शब्द आपके पास में वर्ब हो जाता है, इसका मतलब ढकना होता है, कवर करना। एक एनवेलप नाम का शब्द होता है, ये वाला, ये नाउन होता है, इसका मतलब लिफाफा होता है। ठीक है, स्पेलिंग देखेंगे दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर दिखाई दे रहा होगा आपको। इसी तरीके से हमारे पास एक वर्ड होता है साइन, ये वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है, दोनों काम करता है ये। मतलब इसका हस्ताक्षर भी होता है और हस्ताक्षर करना भी होता है, दोनों मीनिंग होते हैं इसके। एक वर्ड होता है आपका सिग्नेचर, सिग्नेचर नाम का शब्द सिर्फ नाउन होता है, इसका मतलब सिर्फ हस्ताक्षर होता है, ध्यान देना। और यहां से आप एक छोटी सी बात और याद रख लेना, कई बार एग्जामिनर इस बात को पूछ लेता है कि पुट और साइन ये दोनों कभी साथ में नहीं आएंगे, ये याद रख लेना। पुट और साइन कभी दोनों साथ में यूज नहीं होते हैं। आप इसको सही करने के दो तरीके हैं, या तो इसको आप पुट सिग्नेचर बना दीजिए, पुट सिग्नेचर बना दीजिए, यू है ना ये, और या फिर पुट हटाकर इसको सिर्फ साइन बना दीजिए। दो तरीके होते हैं इसको सही करने के, ये सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, पर ये गलत है कम से कम। ये भी आप इसको याद रखोगे, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हम लोगों ने यहाँ पे कई वर्ड लिखे हैं। अब सवाल ये हो जाता है कि ये वर्ब और नाउन की क्या समस्या है। तो आपको बता दें कि एग्जामिनर क्या करता है, सेंटेंस में हम बोलो क्या लिखते हैं भाई, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद वाला भाग वर्ब, वर्ब के बाद में क्या आ सकता है बोलो, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के स्थान पे यूज होने वाला शब्द बोलो क्या होता है, नाउन होता है। सब्जेक्ट के बाद वाला भाग बोलो क्या होता है, वर्ब। और वर्ब के बाद वाला भाग बोलो क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। और ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज होने वाला शब्द भी बोलो क्या होता है, नाउन। तो याद रखना ये जो स्पेलिंग जहां पे हमने नाउन लिखा है, ये नाउन का प्रयोग हम कहां पर कर सकते हैं, या तो सब्जेक्ट के स्थान पे कर सकते हैं या ऑब्जेक्ट के स्थान पे। एग्जामिनर क्या करेगा, सब्जेक्ट के बाद में जहां पे आना तो चाहिए वर्ब, वहां पे वो नाउन वाला स्पेलिंग देकर क्वेश्चन पूछ लेगा, जो कि आपके पास गलत हो जाता है। ये कुछ बातें हैं जिनको लेकर आज की क्लास में हमने एग्जाम्पल बनाए हैं। एक बात यहां से और बता देता हूं, और फिर अपन वो जो एग्जाम्पल हमने शुरुआत में बात की थी उनके ऊपर चलने वाले हैं। अभी आपको बता दें कि कभी भी दो वाक्य फ्यूचर में नहीं लिखे जाते। दो वाक्य अगर एक सेंटेंस में कंजक्शन से जोड़ के अगर दो सेंटेंस लिखे गए हो, तो दो वाक्य फ्यूचर में नहीं लिखे जाते हैं। पहली बात तो ये याद रखना है। अब दो वाक्य अगर फ्यूचर में लिख दिए जाएं तो कौन सा प्रेजेंट में आएगा और कौन सा फ्यूचर में आएगा, इसको याद रखने के लिए याद रखना, दोनों घटनाओं में से, दोनों घटनाओं में से जो घटना पहले घटित होती है, दोनों घटनाओं में से जो घटना पहले घटित हो उसे प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखा जाता है। तथा बाद में घटित होने वाली घटना को, जो काम बाद में होता है, घटित होने वाली घटना को फ्यूचर में लिखा जाता है। चलो, जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बोलता हूं कि अगर कल बारिश हुई तो मैं नहीं आऊंगा। दोनों घटनाएं कब की बात बता रहा हूं, फ्यूचर की बता रहा हूं। अगर कल बारिश होगी तो मैं नहीं आऊंगा,
दोनों घटनाएं फ्यूचर की, और दो वाक्य कभी भी किस में नहीं लिखे जा सकते भाई, फ्यूचर में नहीं लिखे जाते। अब दोनों में से एक को प्रेजेंट में बनाना है, तो कौन से वाले को प्रेजेंट में बनाए, जो दोनों में से काम पहले हो रहा है। अगर कल बारिश हुई तो मैं नहीं आऊंगा, पहले क्या होने की बात हो रही है, बारिश, तो इसको प्रेजेंट में लिखना पड़ेगा और दूसरे वाले को फ्यूचर में। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स भी हमारे पास है जिनके बारे में अभी अपन बात करने वाले हैं। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए इन सारे क्वेश्चंस को जो अभी हम सॉल्व करने वाले हैं उनको लेकर बात करते हैं अपन। यहां पर आ जाते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिनके बारे में मैंने आपसे पहले पूछा था। चुंबक जो होती है वो अपने अपोजिट पोल को आकर्षित करती है और सिमिलर पोल को प्रतिकर्षित करती है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ इस सेंटेंस में क्या एरर है, और एरर एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी। इसके ऑप्शन ये वाले हैं, या तो तीनों भागों में एरर है तो ए आंसर हो जाएगा, पहले दूसरे में गलती है तो बी, दूसरे तीसरे में है तो बी सी, और आपको लगता है सेंटेंस सही है तो जवाब नो एरर हो जाएगा। आपको आंसर बताना है। चलिए पता करते हैं अपन इसके बारे में। मैग्नेट जो है वो बोलो कैसा सब्जेक्ट है भैया आपके पास में, सिंगुलर सब्जेक्ट है। चुंबक धातु है ना, तो बोलो कैसा है, एक वचन है, तो वर्ब भी एक वचन होना चाहिए। तो अट्रैक्ट नाम का जो वर्ड है, हमने कहा था सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो वर्ब के साथ एस और एस लगाते हैं, याद होगा आपको। यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं आएगा, अट्रैक्ट आएगा पहली चीज। तो ये गलती दिखाई दे रहा है। ऑफन शब्द का मतलब होता है कभी कभार, हालांकि ये ऑफन नाम का शब्द प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज हो सकता है। अभी अपन इसको आगे चल के जानेंगे, फिर देखेंगे क्या गलती है। इसके बाद में देखो क्या दिखाई दे रहा है, एंड, और एंड के बाद में आने वाला रिपल्स मेन वर्ब है। मैंने क्या कहा है कि एंड के पहले जो मेन वर्ब है कौन सा है बताओ, ये वाला। इसमें अगर हमने एस और एस लगाया है तो इसमें भी एस और एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि एंड के पहले और एंड के बाद वाली वर्ब का फॉर्म क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो रिपल्सिस होना चाहिए। दूसरे भाग में भी गलती है, तीसरे में भी गलती है। अब इसको पढ़कर देखो, चुंबक कभी कभार, ऑफन वर्ड का मतलब कभी कभार ही तो होता है। ये सेंटेंस ऐसा बन जाएगा कि चुंबक कभी कभार अपने अपोजिट पोल को आकर्षित करता है और कभी कभार सिमिलर पोल को प्रतिकर्षित करता है। बताओ ये सही है क्या। अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि सूर्य कभी कभार पूर्व दिशा में उगता है, तो क्या ये कहना ठीक रहेगा क्या, तो आप कहोगे नहीं, ये तो हमेशा होता है। तो याद रखना, यूनिवर्सल ट्रूथ वाला जो सेंटेंस होता है, हालांकि प्रेजेंट में अपन ऑफन या ऑफ्टन का यूज कर सकते हैं, लेकिन जो यूनिवर्सल ट्रूथ वाला सेंटेंस है उसमें ऑफ्टन वर्ड का यूज नहीं किया जाता है। पहले भाग में गलती है, दूसरे में गलती है, तीसरे में गलती है। आपका जवाब ऑप्शन ए बी सी आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे सेंटेंस में चलते हैं। ऑलवेज तो मैंने आपको बताया ही था एडवर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है जो कि एक वचन रहने वाला है। तो वर्ब भी बताओ क्या होगा, एक वचन। सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो वर्ब भी एक वचन होगा, और सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, ये वर्ब है। अब आप इसका स्पेलिंग देखो, ADVICES लिखा हुआ है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से जाकर देखोगे तो जो वर्ब मैंने आपको बताई थी, देखो आपके पास ये सब लिखा हुआ रहेगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगा। देखो यहाँ पे हमने ADVICE, ये तो क्या होता है बताओ, नाउन। और वर्ब की स्पेलिंग बोलो क्या होती है, ADVISE होता है। तो हमें बताओ सब्जेक्ट के बाद में क्या चाहिए होता है, वर्ब चाहिए होता है। सब्जेक्ट के बाद में क्या चाहिए होता है, वर्ब चाहिए होता है। तो बताओ भाई ये वाला स्पेलिंग जो है उसको ADVICES लगाएंगे या ADVISES लगाएंगे। वर्ब लिखना है ना, तो वर्ब का स्पेलिंग CES नहीं होता है, SES बनेगा। अब चलते हैं अपन तीसरे सेंटेंस में। ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, एवरीडे लिखा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट में है। वाक्य सिंपल है, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बता दूं यहाँ पे प्लेयर्स नाम का सब्जेक्ट है जो कि बहुवचन है। यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डू बोलो क्या है, मेन वर्ब है। और प्रैक्टिस मेन वर्ब नहीं है, बोलो क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के स्थान पे अपन क्या लिख सकते हैं, नाउन लिख सकते हैं। मैंने आपको दो स्पेलिंग बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था ये वाला स्पेलिंग नाउन होता है CE वाला, SE वाला वर्ब होता है। आप जाकर देख सकते हैं उसको। अरे भाई अगर ये डू ना होता, अगर इस सेंटेंस में ये डू ना होता तो मैं CE नहीं लिखता, क्या लिखता, SE लिखकर इसको वर्ब बना देता। लेकिन डू लिखा होने के कारण यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्या है, मेन वर्ब है। क्योंकि वाक्य देखो कैसा है, सिंपल।
और आपने पढ़ा था सिंपल वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, मेन वर्ब होगा, और प्रैक्टिस वर्ब नहीं होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट के स्थान पे हम नाउन वाला स्पेलिंग लिख सकते हैं। इसलिए इस सेंटेंस का जवाब बोलो क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। नावाडेज, इन दिनों में, ही टीचेस इंग्लिश बिकॉज द टीचर ऑफ इंग्लिश हैज बीन absenting himself फॉर मैनी डेज। बताओ भाई, ये ही नाम का बंदा जो है ये हमेशा इंग्लिश पढ़ाता है क्या? नहीं, वो कह रहा है कि इन दिनों में जो इंग्लिश का टीचर है वो छुट्टी पे चल रहा है, इसलिए ये ही नाम का बंदा इंग्लिश पढ़ा रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ काम स्थायी रूप से कर रहा है या अस्थायी रूप से? आप कहेंगे अस्थायी रूप से, और मैंने कहा था स्थायी रूप से अगर आप कोई काम करते हो तभी प्रेजेंट में लिखना है। अगर काम अस्थायी रूप से हो रहा है तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं लिखोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखोगे। मतलब इसका जवाब टीचिंग नहीं होगा, बोलो क्या होगा, टीचर्स नहीं होगा, बोलो क्या होगा, इज टीचिंग होगा। कंटिन्यूस में बनेगा कहने का मतलब ये। आगे चलते हैं अपन। वेन एवर ही कम्स हियर ही इज ब्रिंगिंग स्वीट फॉर अस। वह जब कभी भी आता है हमारे लिए मिठाई लेकर आता है। फिक्स बात है, स्थायी घटना है कि जब भी वो आता है तो मिठाई जरूर लेकर आता है। और हमने कहा था जो काम फिक्स है, निर्धारित है, स्थायी है, उसको अपन कंटिन्यूस में नहीं लिखते हैं, इंडेफिनिट में लिखते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ब्रिंगिंग नहीं होगा, ही सिंगुलर है इसलिए ब्रिंग के साथ एस लगा के ब्रिंग्स बना देंगे। आगे चलते हैं। इफ यू बॉयल वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इट विल टर्न इनटू वेपर। जब पानी को 100 डिग्री तापमान पे उबाला जाता है तो ये जो भाप बन जाता है, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। अरे क्या हो गया बताओ, यूनिवर्सल ट्रूथ। और यूनिवर्सल ट्रूथ को हम फ्यूचर में नहीं लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, इसलिए टर्न नहीं आएगा। बोलो क्या आ जाएगा, यहाँ पे टर्न्स आएगा। प्रेजेंट में लिखना होगा ना, इट सिंगुलर है इसलिए टर्न के साथ एसओ लगा दूंगा। यूनिवर्सल ट्रूथ को फ्यूचर में नहीं लिखते, प्रेजेंट में लिखते हैं। आगे चलते हैं। यूनिवर्सिटी डज नॉट, मैंने कहा था डू और डज के बाद में अगर मेन वर्ब आ गया तो फर्स्ट फॉर्म आएगा। कब? जब डू डज हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो आगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ये ध्यान रखेंगे आप। आपके पास एक होल्ड नाम का वर्ब होता है, ये फर्स्ट फॉर्म होता है, और इसी की सेकंड और थर्ड फॉर्म हेल्ड होती है। तो बताइए इस सेंटेंस के अंदर डज नॉट के बाद में हेल्ड लिखूंगा या होल्ड लिखूंगा? तो आप कहेंगे इसका जवाब होल्ड हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा ना इसका। स्मोकिंग यूजुअली इफेक्ट्स, तो अगर मैं आपको इफेक्ट और अफेक्ट की कहानी और बता दूं, अफेक्ट नाम का एक शब्द होता है, ये वर्ब होता है। इस वर्ब के रूप में इसका मीनिंग होता है प्रभावित करना, ठीक है। एक इफेक्ट नाम का शब्द होता है, ये नाउन होता है, इसका मतलब होता है प्रभाव। और इफेक्ट नाम का एक वर्ब भी होता है, लेकिन याद रखना इफेक्ट जब वर्ब होता है तो इसका मतलब परिणाम होता है परिणाम। बताओ भाई यहां पर ये किसकी बात कर रहा है, प्रभावित करने की। स्मोकिंग जो होती है वो हमारे लंग्स को प्रभावित करती है, और प्रभावित करने के लिए बोलो वर्ब कौन सा आता है? तो इफेक्ट्स नहीं आएगा, बोलो क्या आ जाएगा, अफेक्ट्स। आगे देखो, इस बार 2 बार विल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। विल फ्यूचर में लगता है, आपको बता दो। और हमने कहा था 2 वाक्य फ्यूचर में नहीं लिखे जाते, दोनों में से जो घटना पहले होगी उसको प्रेजेंट में, और जो काम बाद में होगा उसको फ्यूचर में लिखना है। पढ़ो इसमें, वो कह रहा है ही विल नॉट कम इफ इट विल रेन, वो कहता है वह नहीं आएगा अगर बारिश होगी। तो पहले कौन सा होगा, उसका आना या बारिश का आना? तो आप कहोगे बारिश की पहले बात हो रही है, तो इसका मतलब ये विल रेन जो है इसको बदल के क्या बना देंगे, रेन्स बना देंगे। रेन को बदल के क्या बना देंगे, रेन्स बना देंगे। ये अलग बात है ना। चलते हैं अपन इससे आगे। इस वाली बात को समझाने के लिए एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं, पहले आप इस वाले सेंटेंस पे आ जाओ। वो कहता है कि पानी बदल के बर्फ बन जाता है, टर्न इनटू आइस एट 0 डिग्री एट, बर्फ तो 0 डिग्री पे बनता होगा जी, बोलिए। इसको पहले देखते हैं, तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ किस में लिखा जाता है, प्रेजेंट में। वाटर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, तो टर्न को बदल के अपन टर्न्स बना देंगे, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रेजेंट में लिखा जाता है, ये गलत है। एक एग्जांपल आपके पास और रह गया है, इसको समझने के लिए मैं आपको यहां पर लेके आता हूं। वैसे तो ये वाक्य प्रेजेंट में लिखा हुआ है, सी सिंगुलर है, वर्क के साथ एस लिखा है, देखने में तो ठीक लग रहा है। यहां पे आ जाओ,
मैं कह रहा हूं अगर किसी भी सेंटेंस में फोर और सिंस के साथ समय आ जाए, किसी भी सेंटेंस में, तो याद रखना दो ही प्रकार के टेंस यूज हो सकते हैं। या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना होगा आपको, और या फिर किसी परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना होगा। अगर सिंस और फोर आ रहा है तो कौन सी टेंस वाली वर्ब नहीं लिख सकते हो, किसी भी कॉन्टिन्यूअस की नहीं लिख सकते हो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, कोई भी कॉन्टिन्यूअस नहीं आएगा, और ना ही कोई इंडेफिनिट आएगा, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। अगर सिंस फोर के साथ समय आ जाए तो समय आ गया। अगर ये आ जाता है तो फिर वाक्य या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाओ या परफेक्ट में बनाओ, इन दो में ही बना सकते हो। यहां पे इंडेफिनिट है, गलत। तो इसको सही करने के मेरे पास दो तरीके, ये तो गलत हो गया। पहला तरीका तो इसको क्या बना दूं, हैज वर्क्ड बना दूं, जो कि परफेक्ट में आता है। और दूसरा तरीका इसको क्या बना दूं, ये ना इसका है, कहीं तुम कंफ्यूज हो जाओ ना, ये इसका है यहाँ पे। या तो इसको हैज वर्क बना दूं और या फिर इसको हैज बीन वर्किंग बना दूं। मेरे पास ये दो ऑप्शन थे, पर कम से कम जो दे रखा है वो तो गलत है, ये तो निश्चित है आपके पास। ये हमने आज की क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट नाम का जो टेंस था उसके बारे में बात की। अगर सिंस फॉर के साथ समय आ गया तो दो ही प्रकार के टेंस यूज कर सकते हो, या तो परफेक्ट कंटिन्यूस या फिर परफेक्ट। ये बातें आज की क्लास में हम लोगों ने की है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अपन अगली क्लास में। अच्छा लगा हो तो लोगों को जरूर बताएं। धन्यवाद।